हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। परमाणु की संरचना की बात हम कर रहे थे, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उनकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, परमाणु वही था जिसको महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि आपका जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जो कण की बहुत छोटे होते, सूक्ष्मतम जिन्हें उन्होंने कहा था, और इसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। ठीक है, वही परमाणु जिसे कात्यायन ने क्या कहा कि यह है फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूमेगा, बल्कि क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा, आपका मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगा। ओके, उसी परमाणु के लिए डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि आपका जो मैटर है, पूरा पदार्थ है, वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिन्हें मैं एटम कहता हूँ। ठीक है, तो ये सब फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी दर्शन की अवधारणा के आधार पर क्या रखी, एटम के बारे में बताया, जो जो उनको अपनी फिलोसफी में लिखना था उसके आधार पर। देन जब हम विज्ञान की बात करते हैं या रसायन की बात करते हैं, तो वहां पर साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है, और इन्हीं सभी फिलोसोफर्स की अवधारणा के आधार पर डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के सिद्धांत की बात की। उन्होंने एक परमाणु का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जिसको डेमोक्रिटस ने अविभाज्य बोला, सूक्ष्मतम बोला, वही आपका क्या है, एटम है। मैं उस बात की पुष्टि करता हूं, और उन्होंने भी क्या, एटम को क्या कहा कि यह सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है, यानी कि स्मॉलेस्ट है और इनडिविजिबल है, यानी इससे छोटा अब कुछ नहीं होगा, और इसको हम विभाजित भी नहीं कर पाएंगे, यानी बांट नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, और टुकड़े इसके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया, एटम हो गया। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा कि यही एटम जो होता है वो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ओके, साथ ही उन्होंने क्या कहा कि जो आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें एक एलिमेंट की बात करते हैं अगर, तो वह तत्व सेम टाइप ऑफ एटम से, यानी एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है यानी तत्व है। ठीक है, और ऑक्सीजन किससे मिलकर के बना हुआ है, ऑक्सीजन के एटम से ही मिलकर के बना हुआ है, जो कैसे हैं, आइडेंटिकल है नेचर में, या आप क्या कहेंगे, एक समान है। ओके, वहीं पर उसने क्या कहा कि अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात करता हूं, जैसे आपका एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हो गया, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग तरह के परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे। तो ये भी सही था, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना है। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, तो दोनों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात उनकी सही थी। लेकिन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने इनडिविजिबल वर्ड यूज किया था, इनडिविजिबल मतलब अविभाज्य, उसको बाद में गलत साबित किया गया। और वो बाद में गलत साबित कैसे हुआ, जब परमाणु के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उन्हें बोल सकते हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। ओके, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल में लगभग 34 या 35 पार्टिकल थे जो एटम के अंदर पाए जा रहे थे। ठीक है, इनमें से कुछ कम ज्यादा अब आपके प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी एटम में, लेकिन मेन जो क्या थे आपके पार्टिकल्स थे, उनमें 3 पार्टिकल्स को लिया गया, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी होने पर आपका जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या हो जाती है, यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी। जो उन्होंने इनडिविजिबल बोला था उसको वो सिद्ध नहीं कर पाए थे कि अविभाज्य, तो उन्होंने बता दिया कि ये अविभाज्य है, लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो वहां पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की क्या लग जाती है, सीमा लग जाती है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया था लास्ट सेशन में। साथ ही आपने क्या देखा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनमें आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ स्थित है। तो हमने क्या पढ़ा था
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके वो कहाँ है, न्यूक्लियस में यानी एटम के नाभिक में उपस्थित है। वहीं आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जो क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती हैं, उनमें घूमता है। ठीक है, साथ ही हमने क्या बोला था, आपका प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज या आवेश नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो कि क्या कर रहा है, कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, उसमें निगेटिव चार्ज आपका यानी ऋणावेश पाया जाता है। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। ओवरऑल हमने क्या कहा था कि जो आपका एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल किस वजह से होता है, क्योंकि जितना ऋणावेश यहाँ पर पाया जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर जितनी है उतना ही यहाँ पर क्या धनावेश पाया जा रहा है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी वहां पर उतनी ही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में बराबर होती है, और इस वजह से आपका जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो ओवरऑल या पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे कैसा होता है, उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ओके, इतनी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। साथ ही हमने किसकी बात की थी, इस तरह से आपका परमाणु का मॉडल हमने देखा था कि परमाणु ऐसा होता है जिसके नाभिक में क्या क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं कक्षाओं। ओके, इतनी चीजें देखी थी। ये 3D मॉडल आपका इस तरह से होगा परमाणु का। यहाँ पे आपको सिंपल कक्षाएं बताई जाएंगी। बाद में आप क्या देखते हैं कि ये ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं होते, बल्कि ये एक आकाश टाइप का इस तरह से बना होता है, स्फेयर टाइप का, जिसमें वो क्या करता है, ऑर्बिट्स में मूव करता है। ऑर्बिटल्स आप इसको पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की थी। इसमें भी आपने समझा था कि जो प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का साइज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज है। ये रेड कलर का आपका प्रोटॉन दिख रहा है और ब्लू कलर का क्या है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का साइज इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या है, ज्यादा है, यानी प्रोटॉन बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। वहीं न्यूट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साइज में इलेक्ट्रॉन से बड़े होते हैं। दूसरा, ये पूरा आपका एटम बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस, ये पूरा एक एटम का साइज। वहीं ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है ये न्यूक्लियस का साइज। ओके, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एटम हो गया। तो इससे एक और बात निकल के आती है कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, या आप कहेंगे कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम की तुलना में क्या है, छोटा है। ओके, तो 2-3 चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। ओके, प्रोटॉन पर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आ गया निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई थी। अब जिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हम कर रहे हैं कि डाल्टन ने हमें इनडिविजिबल बताया, एटम को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे ऐसा उसने बोला, लेकिन उसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया। ठीक है, तो ये आए कैसे और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी कैसे हुई, इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट मेनली फेराडे began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode rays और discharge tubes। ठीक है, 1850s से पहले भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें खोजी जाने लग गई थी। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे थे, और 1850s के आसपास क्या हुआ कि जो आपके फेराडे थे, फेराडे के अलावा कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इसके बारे में ढूंढना शुरू किया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के बारे में जानना शुरू किया। ठीक है, तो फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन आगे लेकर गए।
ठीक है। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपको एक ही नाम आता है, जे थॉमसन ने उसकी खोज की है। तो यहाँ पर हम पहले फेराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि फेराडे ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को हम आगे थॉमसन के या जे थॉमसन के आपके एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़कर चलें। ओके, तो आपका क्या होता है, जैसे आसमान में बिजली चमकती, ठीक है, आसमान में बिजली चमकती है तो वहां पर स्पार्क दिखते हैं, ठीक है। स्पार्क कहाँ से आते हैं, आप वहां पर कहते हैं कि जो क्लाउड है, क्लाउड के बीच में, बादलों के बीच में क्या होता है, टकराव होता है। उन बादलों में क्या पाया जाता है, चार्जेस यानी आवेश पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनके बीच में इंटरैक्शन होता है, और इन इंटरैक्शन के बाद आपको स्पार्क दिखते हैं यानी चमक दिखते हैं, ठीक है। तो बादल आपके कहाँ हैं, बहुत ऊपर है कहीं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जहां पर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर क्या होता है, कम होता है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, घटता जाता है। क्यों, लो प्रेशर एरियाज क्यों है, क्योंकि वहां हवा नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि वहां पर निर्वात वाला एरिया है, ठीक है। तो क्या किया गया, जब बिजली, एक प्राकृतिक घटना है बिजली का चमकना, उसके बारे में इमेजिन किया गया कि बिजली कैसे चमकती होगी, या बिजली के चमकने का जो क्या हो रहे थे वहां पे फेनोमिना, अलग अलग कंडीशंस थी, उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे कि बिजली चमकती है या नहीं, या फिर स्पार्क उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पहले क्या किया जाता था कि मतलब पहले फेराडे ने क्या किया कि दो वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी चार्जेस को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है, मेटल के वायर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्टेज दिया जा रहा है तो स्पार्क उत्पन्न हो रहे हैं। जब दो तार को अगर मिलाएंगे तो स्पार्क हो गई, चमक उत्पन्न हो गई। लेकिन अगर उन तारों को अलग अलग रखा गया है, दूर दूर रखा गया है, तो क्या उस केस में भी स्पार्क उत्पन्न हो सकते हैं। तो उस केस में उस स्पार्क को उत्पन्न कराने के लिए उतना आपके पास क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए कि जिससे आप क्या करें, या फिर फोर्स होना चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सके। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उस टाइम तक पता नहीं था, लेकिन उन रेस के बारे में पता था जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ओके, तो क्या किया गया, जिस तरह से बिजली चमक रही थी, कहां पर, आसमान में कहीं ऊपर, जहां पर क्या है, लो प्रेशर एरिया है, उसी तरह का लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया गया। और कहाँ क्रिएट किया गया, इस तरह से एक ट्यूब ली गई, ठीक है, जो कि कैसी, जिसको क्या नाम दिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया गया। ओके, इसमें लो प्रेशर यानी बहुत कम दबाव रखा गया, दाब यहाँ पर कम था, लो प्रेशर एरिया था, लेकिन इस पर क्या किया गया, एक साइड कैथोड लगाई गई निगेटिवली चार्ज, दूसरी साइड लगाई गई एनोड पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और इनको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज से। क्या था यहाँ पर, लो प्रेशर था लेकिन वोल्टेज कितना था, हाई था, और हाई कितना था, अप्रोक्स 10,000 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज दिया, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज को कनेक्ट किया जाता है, आपका कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं, और वो रेज कहाँ जाती हैं, एनोड की तरफ को बढ़ती, ठीक है। ये चमक कुछ तरह से दिखाई दे रही थी। दूसरा, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप किस लिए लगाया गया, ताकि जो लो प्रेशर हम कह रहे हैं उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, या फिर क्या कहेंगे, उसको मेंटेन रखने के लिए। ओके, इस वैक्यूम पंप का यूज किया गया। इस तरह से ये एक क्या बनाया गया, एक सर्किट बनाया गया, या आप कहेंगे इस तरह से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ओके, तो फेराडे ने और क्या किया, इट इज डिपिक्टेड इन कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेज ऑफ मेटल। दो मेटल के पीसेस लिए, एक पे क्या आपने कैथोड बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। ओके, कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। ये जो ग्लास ट्यूब थी इसमें सील कर दिया गया दोनों मेटल्स। सील दिख रही है आपको, बंद दिख रही है, सिर्फ यहाँ आपका वैक्यूम पंप के लिए कनेक्शन दिया है, बाकी आपकी ग्लास ट्यूब कैसी है, बंद है। और इसमें दो मेटल्स की क्या लगा दी है, थिन थिन पतली पतली शीट्स लगा दी हैं, या इलेक्ट्रोड्स आप बोल सकते हो, जिसमें आपका एक कैथोड माना गया, दूसरों को क्या बनाया गया, एनोड बनाया गया। ओके, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द ग्लास कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर। ओके, एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। प्रेशर आपका क्या रखा गया, लो रखा गया, दबाव कम रखा गया, लेकिन वोल्टेज कैसा रखा गया, हाई। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। जितना भी प्रेशर था गैसेस का अंदर, तो यहाँ पर अब गैस कौन सी रखी गई, यहाँ पर
क्योंकि ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वहां पर अक्रिय गैसेज होती है, और अक्रिय गैसेज उस टाइम पे इतनी खोजी नहीं गई थी। मेनली क्या थी, हीलियम के बारे में लोग जानते थे, तो हीलियम को इसके अंदर डाला गया, निष्क्रिय गैस थी। ठीक है, वैसे भी गैस रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि निर्वात है और साथ ही आप क्या बोल रहे हो, हवा नहीं है, साथ में क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर रखें। ठीक है, हीलियम इसमें रखी गई है ऐसा। The pressure of different gases could be adjusted by evacuation when sufficiently high voltage is applied across the electrode. Current start flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode cathode to positive electrode anode. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने बोला कि जैसे ही यहाँ पर ये कनेक्शन दिया जाता है, हाई वोल्टेज जैसे अप्लाई किया जाएगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं निगेटिवली चार्ज कैथोड जो है उससे, और किसकी तरफ को जाती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को जाती है। तो ये रेज आपको क्या होता है, चलती हुई वहां पर दिखती है। ओके, देन दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज एंड कैथोड रे पार्टिकल। क्यों, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज कैथोड से निकल रही थी इस तरह से, और किस पर जा रही थी, आपका पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर जा रही थी। चूंकि कैथोड की इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया, कैथोड नाम दिया गया। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays are after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot on the coating is developed. Same thing happened in television sets. इतना चीज पढ़ के क्या समझ में आता है कि सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब ली गई, उस ग्लास ट्यूब में मेटल की 2 रॉड लगाई गई। ठीक है, ये जिनको इलेक्ट्रोड नाम दिया गया। एक आपकी नेगेटिवली चार्ज कैथोड थी, दूसरा आपका पॉजिटिवली चार्ज एनोड था। ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया गया, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जिसको आप बोल रहे हीलियम, वो रखी गई, और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट किया गया, लो प्रेशर क्रिएट किया गया। दूसरा, वैक्यूम पंप लगाया गया सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, गैसेस को का प्रेशर मेंटेन करने के लिए। दूसरा, साथ में क्या किया गया, हाई वोल्टेज अपनाया गया। ओके, जैसे ही ये हाई वोल्टेज दिया गया, क्या दिखाई देता है कि कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज है, उससे कुछ पार्टिकल्स या आप रेज बोल सकते हैं, वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और वो किस तरफ को जा रहे थे, एनोड की तरफ को जा रहे थे। ठीक है, इतना आप लोगों को इस वाले एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। अब इसके बाद आगे क्या किया गया, अब हमें देखना था, उन्होंने कहा कि रेस तो यहाँ से निकल रही है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि वो एनोड से निकल रहे हैं या कैथोड से निकल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, बीच में कुछ ऐसी चीज लगा दी जिससे कि क्या हो, शेडो बने। शेडो बनने के लिए जब बीच में वो चीज लगा दी, तो शेडो किस साइड को बनेगी, जब लाइट यहाँ से जा रही है तो शेडो इसके पीछे बनेगी। ठीक है, तो जैसे ही बीच में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दिया जिससे शेडो बनेगी, तो क्योंकि यहाँ से स्पार्क जा रहा था तो शेडो इस एरिया में बनेगी, तो समझ में आ जाता है कि रेज कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। ओके, दूसरा, उनको पता करने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, तो अभी क्या किया गया, इस एनोड को जो सिंपल ऐसे एक स्ट्रिप में थी आपकी, ये थी, इसको क्या कर दिया, बीच में स्लिट कर दिया गया या काट दिया गया। ठीक है, होल्स कर दिए इसके बीच में, इस तरह से आपका एनोड की इलेक्ट्रोड को बना दिया गया, ताकि उसमें छोटे छोटे क्या हो जाए, होल्स हो जाए बीच में। ओके, आगे इसको समझेंगे इस तरह से। तो आपका एनोड पे क्या कर दिया गया, इस तरह से स्लिट बीच बीच में कट दे दी गई, या आप क्या कह देंगे, होल बना दिए गए। अभी आपका क्या होगा, पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्लिट लगा दी, या आप क्या कहेंगे, एक प्लेट लगा दी, कोटिंग कर दी गई जिंक सल्फाइड की, ZnS। ओके, जिंक सल्फाइड जो कि एक क्या था, फ्लोरिसेंट था। अब फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट क्या होता है,
फ्लोरिसेंट ऐसे आपके क्या होते हैं, यौगिक होते हैं जिनको कहीं पर अगर लगाया जाता है तो वो ग्लो करते हैं। और ग्लो कैसे करेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि फ्लोरिसेंस का मतलब क्या होता है। ये अगर फ्लोरिसेंस ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ देख लीजिए, तो अगर इस पर लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा गुण होता है या ऐसी चीजें होंगी जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। यानी रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब क्या है, ग्लो करने लगेगा। ओके, जैसे आपने क्या देखा है, जैसे रोड्स में होती हैं, हाईवेज पे जब आप चलते हैं तो क्या देखते हैं कि बीच में क्या लगा, अलग रोड के साइड में अलग अलग तरह के होर्डिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, या जो आपको बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है या कितनी दूरी रह गई है, ये सब लगे होते हैं। तो रात के टाइम में जब लाइट नहीं होती, लेकिन गाड़ी की लाइट जब जलती है, उन पर पड़ती है, तो वो उनके अंदर ऐसे फ्लोरिसेंट ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और वो ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्लोरिसेंस आपको समझ गया। ये जिंक सल्फाइड भी क्या करेगा, एक फ्लोरिसेंट की तरह काम करेगा। यानी अगर इस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ग्लो करेगा। ओके, अभी क्या किया गया, सेम वही चीज थी, ग्लास की ट्यूब थी आपकी, वहां पर कैथोड और एनोड लगाए गए, सिर्फ एनोड में होल बना दिए गए छोटे छोटे, ताकि अगर यहाँ से कैथोड रे निकले तो वो इस एनोड को पार करके कहाँ तक पहुंच जाए, जिंक सल्फाइड तक पहुंच जाए। ओके, इतना समझ में आया। वैक्यूम पंप पहले भी था, अभी भी था। हाई वोल्टेज आपने पहले भी अप्लाई किया था, अभी भी अप्लाई किया था, सिर्फ अभी एक्स्ट्रा क्या किया, एनोड में होल कर दिए और उसके पीछे क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी या एक फ्लोरिसेंट कोटिंग वहां पे कर दी। ओके, इतना करने के बाद आपने क्या कहा कि जो कोटिंग है वो टेलीविजन स्क्रीन्स में भी पाई जाती है, और इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर आपको दिखाई देता है, ग्लो उत्पन्न होता है एक प्रकार से, या चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि जब कैथोड से रे निकली, यहाँ कैथोड से रे निकली और कहाँ गई, एनोड की तरफ को गई। इस रे ने क्या किया, इन कैथोड रे जिन्हें आप बोल रहे हैं या कैथोड के पार्टिकल्स, ये इसको पार करके कहाँ पहुंचे, इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक पहुंचे, जिसको आप क्या कह रहे हैं, फ्लोरिसेंट कोटिंग भी कह रहे हैं, ठीक है। फ्लोरिसेंट कोटिंग तक पहुंचते हैं और वहां पर एक तरह से चमक उत्पन्न करते हैं। फ्लोरिसेंट कोटिंग क्या करेगी, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी लाइट को, तो वहां पर ग्लो उत्पन्न होता है एक तरह का। ओके, ये हुआ, ये सब कौन कर रहे थे, फैराडे कर रहे थे। ओके, तो इस सब से क्या क्या निष्कर्ष निकले वो हम पढ़ेंगे। ओके, the result of these experiments are summarized below. The cathode rays start from cathode and move toward the anode. क्या हो रहा था कि जो कैथोड रेस थी वो कैथोड से निकल रही थी और किसकी तरफ को जा रही थी, एनोड की तरफ को जा रही थी। इसीलिए उनको नाम भी क्या दिया गया, कैथोड रे नाम दिया गया। ओके, साथ ही आपका क्या हो रहा था, these rays themselves are not visible. वो रेस दिखाई नहीं दे रही थी। जब मैंने क्या कहा कि बीच में कोई ऐसी चीज लगाई गई जिससे शेडो बनी, और शेडो बनी इस वजह से हमें पता चला कि कैथोड रेज वहां से निकल रही है, अदरवाइज पता नहीं चल रहा था कि कैथोड रेज निकल रही है या कैथोड के पार्टिकल चल रहे। ऐसे जब वो चल रहे थे ना तब दिखाई नहीं दे रहे थे, ये जब चल रहे थे, यहाँ पर तो मैंने रेड कलर से दिखाया है, लेकिन वैसे जब आप पिक्चर में देख रहे हैं तो किसी भी प्रकार से आपको रेज नहीं दिख रही, सिर्फ क्या दिख रहा है कि ये फ्लोरिसेंट कोटिंग जो है ये ग्लो कर रही है। इसी वजह से इसको लगाया गया ताकि ये ग्लो करे और हमें पता चले कि यहाँ से कोई तो पार्टिकल निकल रहे हैं। इससे पहले क्या किया गया था, यहाँ पर बीच में ऐसा ऑब्जेक्ट लगाया गया जो कि शेडो बनाए, और उससे शेडो बनाई पीछे की साइड को, एनोड की साइड को। इस वजह से पता चला कि कैथोड से ही कोई तो रे निकल रही है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अपने आप में कैथोड रे विजिबल नहीं है, यानी दिखती नहीं है, ठीक है। Their behavior can be observed with the help of certain kind of material which are fluorescent or phosphorescent. ओके, आप फ्लोरिसेंट का यूज कर सकते हैं या आप फॉस्फोरिसेंट का यूज कर सकते हैं। फ्लोरिसेंट क्या था, जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, वहीं फॉस्फोरिसेंट होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फॉस्फोरस जिनमें प्रेजेंट होता है और जो क्या करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर अंधेरे में ग्लो करते हैं। क्या समझे कि अगर लाइट जल रही है तो उस टाइम पे तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे,
अभी जब अंधेरा होगा उस टाइम को वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे या ग्लो करेंगे। ऐसे आपने कई वॉचेस देखी होंगी जिनमें क्या होता है कि जब अंधेरा होता है उस टाइम पर वो ग्लो करते हैं या चमक दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। तो वो किसके एग्जाम्पल है? फॉस्फोरिसेंट के एग्जाम्पल है। ओके, और फ्लोरिसेंट के मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपके होर्डिंग्स वगैरह होते हैं या फिर डिवाइडर्स पे जो लगे हुए होते हैं रेलिंग वगैरह, उनमें भी क्या होता है, फ्लोरिसेंट वाले ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और उनमें चमक या ग्लो दिखाई देती है। ओके, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। जब क्या हो रहा था, कैथोड से क्या निकल रही है, रेज निकल रही हैं, इनको इनविजिबल मानो या ये हमको दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा समझ लो। यहाँ पर आपका क्या है, एनोड है, और इस एनोड के पीछे हमने क्या लगा दी, जिंक सल्फेट की कोटिंग लगा दी या फ्लोरिसेंट ऑब्जेक्ट लगा दिया कोई। तो ये क्या करने लग गया आपका, जैसे ही यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाएगा वोल्टेज से, जैसे ही वोल्टेज से कनेक्ट किया, यहाँ से आपका रेज निकली, यहाँ पर एनोड पे क्या बनाए गए थे, होल्स बनाए गए थे, जिनको पार करके रे कहाँ पहुंची, आपकी इस जिंक सल्फेट की कोटिंग तक पहुंची और ये अचानक ग्लो करने लग गया। तो इससे आपको पता चला, जब ये जलने लग गया या ग्लो करने लग गया, चमकने लग गया, तब आपको पता चला कि कैथोड से कोई तो रे निकली होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, गुण था, लेकिन हमें एग्जैक्टली साफ साफ दिखाई नहीं दी कोई रे निकलती हुई कैथोड से। ओके, उसके बाद क्या हुआ, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरिसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट मटेरियल। ओके, तो जो आपका टीवी वगैरह होते हैं वो भी इन्हीं फेनोमेना पे काम करते हैं, जहाँ पे कुछ फ्लोरिसेंट लगाए जाते हैं, कुछ आपके फॉस्फोरिसेंट है। ओके, तो बहुत सिंपल क्या किया गया था, ग्लास की एक ट्यूब ली गई थी फैराडे द्वारा, उसमें मेटल की 2 रॉड लगाई गई थी, इलेक्ट्रोड, एक आपका कैथोड था, एक आपकी क्या थी, एनोड। ठीक है, हाई वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया गया और साथ ही क्या किया गया, उस ग्लास ट्यूब के अंदर निर्वात यानी कि किसी भी प्रकार से हवा नहीं रखी गई, अक्रिय गैस वहां पर डाली गई, हीलियम। ओके, ये हुआ था। उसके बाद क्या किया गया, वहां पर वैक्यूम पंप एक कनेक्ट किया गया था। ओके, इस तरह से वैक्यूम पंप लगाया गया था और हाई वोल्टेज दिया गया। जैसे ही हाई वोल्टेज दिया जाता था, कैथोड से कुछ रे निकलेंगी, एनोड की तरफ जाएंगी, और उनका पता करने के लिए क्या किया गया, इसके पीछे एक फ्लोरिसेंट पर्दा आप बोल सकते हैं या कोटिंग की गई जेडएनएस की, जिंक सल्फाइड की, और अभी जब कैथोड रेज निकलेंगी तो यहाँ ग्लो उत्पन्न होगा, यानी ये एनोड को स्लिट में होल बनाए गए थे जिनसे कि कैथोड रे पार हो सके, यहाँ पहुंची, इस पर चमक उत्पन्न हुई। जैसे ही इस पर चमक उत्पन्न हुई, आपको समझ आ गया कि कैथोड से कोई तो रे निकली होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए कि वो रे कैथोड से ही निकली, इसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दिया गया जिससे शैडो बनेगी, और शैडो इसके पीछे साइड को बनी, जिसका मतलब क्या है, लाइट इस साइड से पड़ रही होगी, यही होगा। अगर मेरे सामने से लाइट आ रही है तो शैडो यानी परछाई कहाँ बनेगी, मेरे पीछे बनेगी। अगर मेरे पीछे साइड से लाइट पड़ेगी तो जो परछाई बनेगी वो आगे की साइड को बनेगी। तो यानी अगर परछाई इस साइड को बन रही है, एनोड की साइड को, दैट मीन्स रेज आपकी या लाइट आपकी कहां से आ रही है, कैथोड की साइड से आ रही है। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई थी। इन्हीं का रिजल्ट था जहां हमने क्या सीखा कि आपका जो कैथोड रेज होंगी वो कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ से जाती हैं। दूसरा, कैथोड अपने आप में विजिबल नहीं होगा, लेकिन फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट या उनका उपयोग करके आप क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि वहां कैथोड रेज हैं जो कैथोड से निकल रही हैं। और फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट ही कहाँ यूज किया जाता है, आपके टेलीविजन पर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाई देती है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। थर्ड आपका क्या है, इन द ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, या चुंबकीय क्षेत्र वहां पर नहीं, उस टाइम पर आपका जो कैथोड रेज होंगी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। डिफ्लेक्शन कब होगा, अगर वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस टाइम पे डिफ्लेक्ट होगी आपकी रे। या क्या कहेंगे, कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर अप्लाई कर दिया है उस केस में।
अगर वहां पर ना ही मैग्नेटिक फील्ड है ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो उस केस में आपका जो क्या होगा, मूवमेंट होगा, या जो आपका क्या होगा, रेस ट्रेवल करेगी, वो कौन से उसमें करेगी, स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में उसका क्या होगा, ट्रेवल होगा। फोर्थ क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट expected from negatively charged particle, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particle called electron. तो जब हमने क्या कहा, कैथोड आपकी क्या थी, ये कैथोड मान लीजिए, ये क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। तो इससे निकलने वाली रे या पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे का बिहेवियर कैसा होगा, जैसे एक निगेटिव चार्ज का होता है वैसे ही। ठीक है, कैथोड रे कैसे बिहेव करेगी, जैसे कोई भी ऋणावेश इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर करता है, उसी तरह से बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि कैथोड अपने आप में निगेटिव है, उससे निकलने वाले पार्टिकल्स या उससे निकलने वाली रे भी क्या होगी, निगेटिव होगी, जिसको कि क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कौन लेके गए, जे थॉमसन लेके गए। 1850s की अभी बात चल रही है, जहां पर सिर्फ आपके क्या हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए। अभी तक इलेक्ट्रॉन की पूरी तरीके से खोज नहीं हुई, सिर्फ ये रिजल्ट थे कि इस तरह से अलग अलग रिजल्ट हम यहाँ से अपनाएंगे। अभी भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से खोजा नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका था, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स and the nature of the gas present in the cathode ray tube. Thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms. Okay, यानी किसी भी मटेरियल से वो इलेक्ट्रोड्स बने होंगे, जो कैथोड और एनोड की बात हम कर रहे हैं, वो किसी भी मटेरियल की बनी हुई हो सकती है। ओके, और दूसरा क्या कह रहे हैं, कोई भी गैस उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, अक्रिय गैस की बात की जा रही है, कोई भी गैस प्रेजेंट हो सकती है, उन पर वो कैथोड रे किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, या हम क्या कहेंगे कि उन पर वो निर्भर नहीं है। उन अगर हम मटेरियल चेंज कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या गैस अपने अक्रिय कोई भी ले ली उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस भी एटम की बात की जा रही है, उन सब एटम में कोई ना कोई वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिस कैथोड पार्टिकल या कैथोड रे की बात हम कर रहे हैं, जो वहां प्रेजेंट। ओके, इस केस में हमने क्या बोला कि वो इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी भी मैं बता रही, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से खोजा नहीं गया है, सिर्फ यहाँ से कुछ कुछ कंक्लूजन निकले हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से जे थॉमसन ने इसके बारे में, इस एक्सपेरिमेंट को और आगे लेके गए और अच्छे से समझा। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोट करेंगे फटाफट, इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला नोट करेंगे। पहले वाला एक्सपेरिमेंट ये है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया था, एनोड में होल बना दिए, पीछे क्या लगा दी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी, या आप क्या बोलेंगे, ZNS की कोटिंग कर दी। ओके, वो बनाएंगे, जल्दी से नोट करेंगे। जल्दी से इसे बनाएंगे फिर आगे करें। तो इतना आपको समझ में आ गया था, ठीक है। इसी में थॉमसन ने क्या किया, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया। उन्होंने क्या किया, जो ये कैथोड थी पॉजिटिवली चार्ज, और सॉरी निगेटिवली चार्ज कैथोड, निगेटिवली चार्ज कैथोड थी, और यहाँ पर आपका पॉजिटिवली चार्ज क्या थी, एनोड थी, ये लगा दिया। इसके बीच में उन्होंने क्या किया, ये ग्लास ट्यूब थी आपकी, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया था, ठीक है। साथ ही इसको क्या किया गया था, कनेक्ट किया गया था हाई वोल्टेज से। इसको, इस ग्लास ट्यूब को उन्होंने क्या किया, इस तरह से
ये आपका नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था। इस तरह से दो मेटल की वो ली थी और उनके बीच में लगा दी, ठीक है। जब इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इसको रखा गया, जब भी हाई वोल्टेज यहाँ पर दिया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या देखा गया कि यहाँ पर भी आपकी ZNS की स्क्रीन लगा दी, यानी फ्लोरेसेंट लगा दिया, और यहाँ पर भी, ओके। तो ग्लो यहाँ पर कहाँ उत्पन्न हुआ, जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से निकली होंगी, हमें तो दिखी नहीं, लेकिन चमक यहाँ उत्पन्न हुई। कहाँ पर, आपका जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर। तो इससे क्या समझ आता है, पॉजिटिव चार्ज पर अगर आपका क्या हुआ, चमक उत्पन्न हुई, यहाँ पर चमक उत्पन्न हुई, मतलब कि वो जो भी कैथोड रेज थी वो यहाँ से ट्रेवल करके इधर को डिफ्लेक्ट, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि पॉजिटिव की तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हुआ, और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन किसका होता है, अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो वो किसका होगा, निगेटिव का होगा। यानी जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही थी वो कैसी है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये थॉमसन ने किया, और बाद में उन्होंने क्या बताया कि ये नेगेटिव चार्ज जिसकी बात की जा रही है, जो कैथोड रे से निकल रही है, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको कि आप आगे और अच्छे से दूसरे एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे थॉमसन के ही, जहां पर उन्होंने क्या किया, अभी इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दिए, और उसके बाद उन्होंने आवेश, उसमें जितना चार्ज था उसका और मास का क्या लिया, रेशियो लिया, और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि वही कण आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन और फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, किसको लेकर, इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग समझें। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।